हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ आपकी सेवा में जे टेट के नए वीडियो के साथ। जे टेट झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉर्म जिसका फिलअप अभी हो रहा है उससे रिलेटेड जो वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ। और इसका न्यू सिलेबस जब तक नहीं आ जाता है, ऐसे है कि 10 तारीख तक सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, तब तक हम आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए बेसिक चीज़ से आपको हम परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप तब तक अपने आप को तैयार कर लें। सिलेबस जारी होने के बाद फिर हम लोग फुल स्पीड से अपना ये प्रिपरेशन का जो मूड है वो आगे बढ़ते जाएगा। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 1 to 5 के लिए मैथमेटिक्स है, जो बेसिक चीज़ है, और वो है जियोमेट्री, रेखा गणित। उसमें फंडामेंटल चीज़ क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और इस पर आधारित जो MCQ है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ओके, आइए देखते हैं आज हमने जो लिया है आपसे वो है जे टेट मैथमेटिक्स क्लास 1 to 5। तो जियोमेट्री का क्लास है ये। आज का जो क्लास है वो है जियोमेट्री, रेखा गणित। जियोमेट्री का क्लास है, रेखा गणित का क्लास, ठीक है। तो जियोमेट्री स्टार्ट करने के लिए पहले सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें बिंदु। बिंदु क्या है? पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है एक पॉइंट। तो पॉइंट जिसको हम लोग हिंदी में बिंदु कहते हैं, वो एक ज्यामितीय का मौलिक वस्तु है। इसको अभी तक मैंने क्या कह सकते हैं, उसको अपरिभाषित है, लेकिन यह सिर्फ इसका पोजीशन होता है, इसका सिर्फ पोजीशन होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा जो बेसिक चीज है वो है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, जिसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, सरल रेखा भी एक ज्यामितीय मौलिक वस्तु है। इस सरल रेखा, अगर ये अनंत बिंदुओं को अगर हम ऐसे मिला दें, अनंत बिंदुओं को ऐसे मिला दें, तो वो एक सरल रेखा कहलाएगी। इसलिए कह सकते हैं एक बिंदु से रेखाओं की संख्या, एक बिंदु से अगर हम यहाँ लिखे हैं सरल रेखाओं की संख्या कितनी खींची जा सकती है, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, इससे कितनी सरल रेखाएं आप खींच सकते हैं? एक इधर से हुआ, 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 मतलब इनफाइनाइट, अनंत। तो एक बिंदु से सरल रेखाओं की संख्या कितनी खींची जा सकती है? तो इनफाइनाइट, अनगिनत, अनंत उसको कहते हैं। एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको पता है कि अगर एक सरल रेखा है, अगर ये सरल रेखा यहाँ पर है, तो इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? तो ये भी होगा इनफाइनाइट, अनंत। एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, देखिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है A और दूसरा बिंदु है यहाँ पर B, तो इससे कितनी रेखाएं गुजर सकते हैं? इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है? सिर्फ एक। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले रेखाओं की संख्या, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। तो आप वहां कहेंगे एक ही रेखा दो बिंदुओं से होकर खींच सकती है, लेकिन एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। समतल क्या होता है? प्लेन किसको कहते हैं? समतल जो है वो बिंदुओं का संग्रह है, बिंदुओं का संग्रह है। कैसे बिंदुओं का संग्रह है? देखिए इधर से एक बिंदु संग्रह ले लिए, इधर से एक बिंदु संग्रह ले लिए, इधर से एक बिंदु संग्रह ले लिए, ये बिंदु संग्रह ले लिए, तो ये एक प्लेन बन गया आपका समतल। तो प्लेन जो है वो दैट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, वो समतल बिंदुओं का संग्रह है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये एक समतल है, प्लेन है। कागज का जो पन्ना है वो एक समतल है, ठीक है। घर की दीवार जो है वो एक समतल है, घर का जो फर्श है वो एक समतल है, घर का जो छत है वो एक समतल है। इसलिए समतल क्या है? बिंदुओं का संग्रह है, समतल बिंदुओं का संग्रह है। कमरे की दीवार, कागज का पन्ना, ये सब एग्जाम्पल हो गया समतल के बारे में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं किसको कह सकते हैं? अगर समानांतर रेखाएं का मतलब हुआ कि जो रेखाएं कहीं भी आपस में नहीं मिलती है, जो रेखाएं कहीं भी आपस में नहीं मिलती है, मतलब
जिसके बीच का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, जिसके बीच का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा जैसे देखिए, मान लीजिए ये रेखा इधर से है, एक सरल रेखा इधर से स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन इधर से है, ये दो रेखाएं हैं एल और एम। तो ये दोनों आपस में एक पॉइंट ओ पर मिल गया, तो ये इसका कहलाएगा कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे यहाँ आपको बताया है 10 नंबर में, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। ये दोनों रेखाएं जब भी मिलेगा आपस में तो एक ही बिंदु पर मिलेगा, ये नहीं कि ये घूम करके ऐसे आ जाएगी, तो दैट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, वो सरल रेखा नहीं हो सकती है। इसलिए दो भिन्न सरल रेखाओं में कह सकते हैं आप, दो भिन्न सरल रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। अगर ये दो रेखाएं जा रही है, अगर ये दो रेखाएं जा रही है और ये कहीं नहीं मिलेगी जाकर के, ये एल है ये एम है, कहीं नहीं मिलेगी, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? नहीं होगा, जीरो होगा, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो ऐसे रेखा को कहेंगे हम लोग समांतर रेखा। समांतर रेखा एक ही तल में स्थित दो रेखाओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे कौन सा? सरल रेखाएं। तो आपको वहां पर ऑप्शन में दिया रहेगा सरल रेखाओं के लिए, समानांतर रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं होता है। हम लोग हो जाएगा कोई भी नहीं हो सकता है उसमें कॉमन पॉइंट। किसके लिए? पैरेलल लाइंस के लिए। एक बिंदुगामी रेखाएं, आप एक पॉइंट है देखिए, इस बिंदु से होकर के जितनी रेखाएं गुजरेगी उसको हम लोग कहेंगे एक बिंदुगामी रेखाएं। एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सभी रेखाओं को हम लोग एक बिंदु रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पर है सर्वांगसम रेखा। सर्वांगसम रेखा का क्या मतलब हुआ? सर्वांगसम रेखा का क्या मतलब हुआ? अगर दो रेखाएं ऐसे हैं, दो रेखाएं इस तरह से है, मान लीजिए एक रेखा है यहाँ पर देखिए ए बी, ये ए बी है और दूसरा है सी डी, यहाँ पे दूसरा है सी डी। अगर सी डी को उठा करके ए बी पर हम रख दें और ये पूरी तरह से ढक जाए, या ए बी को उठा करके सी डी पर रख दें और ये पूरी तरह से ढक जाए, तब ये कहलाएगा सर्वांगसम रेखा। तो यहाँ पर सर्वांगसम रेखा के लिए क्या होना चाहिए? दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर ये बराबर होती है तब ये सर्वांगसम का साइन है। ये जो साइन देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट, इसको कहते हैं सर्वांगसम सी डी। ये इस तरह से इसको लिखेंगे सर्वांगसम, इस तरह से लिखा जाएगा। तो सर्वांगसम कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों रेखा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। उल्टा होगा, अगर ए बी बराबर सी डी तो ए बी सर्वांगसम होगा सी डी का। दूसरा हो सकता है कि ए बी सर्वांगसम है सी डी का, तो ए बी बराबर सी डी होगा। दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। ये बातें हैं स्ट्रेट लाइन से संबंधित, ठीक है। सरल रेखा के बाद हम लोग आते हैं पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन के बाद आते हैं एंगल पर। कोण देखिए, एंगल कोण कहता है दो रेखाएं जब आपस में मिलती है तो उसके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। अगर ये दो रेखाएं आपस में ऐसे मिल गई तो इसके बीच में जो यहाँ पर इंक्लिनेशन हो रहा है, झुकाव हो रहा है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। इसलिए कहता है दो सरल रेखाओं के बीच उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दो रेखाएं दिखाए हम लोग, ओ ए और ओ बी, दो रेखाएं हैं देखिए, ओ ए और ए बी, दो सरल रेखा है और उसके बीच का जो झुकाव हुआ है वो है थीटा, वही यहाँ पे कोण कहलाएगा। इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर हम लोग थीटा लिखे वहाँ पर। एंगल ए ओ बी का जो मान लिखे हम लोग वहाँ पे वो थीटा लिखे, ओके। सर्वांगसम कोण किसको कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल। किसको कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो कहता है कॉन्ग्रुएंट एंगल, अगर दोनों, जैसे कॉन्ग्रुएंट स्ट्रेट लाइन था, एक सरल रेखा को दूसरे सरल रेखा पर अगर उठा के रख दे और कंप्लीटली उसको कवर कर ले, ढक ले, तो वो कहलाता था सर्वांगसम सरल रेखा, कॉन्ग्रुएंट स्ट्रेट लाइन। उसी प्रकार एक एंगल को, यहाँ पर हमने दो एंगल लिया देखिए, ए बी सी और एक है डी ई एफ। अगर डी ई एफ को उठा करके ए बी सी पर हम रख देंगे और ये पूरा कवर कर जाएगा, मतलब ये डी ई ए बी को कवर कर जाएगा,
ये ई एफ बी सी को कवर कर लेगा, तो ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि यदि एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, एंगल ए बी सी ये जो एंगल है और वो डी ई एफ दोनों अगर आपस में बिल्कुल बराबर है, दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है, तब ये कहलाएगा कि ये एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। ठीक है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है, इस तरह से दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर ऐसे लंबवत है तो इसको हम लोग कहेंगे समकोण। ठीक है। और 90 डिग्री से अगर ये कम हो गया उसको कहेंगे न्यून कोण। फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन सीधा हो गया ये हो जाएगा ऋजु कोण या फिर सरल रेखीय कोण कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 हो जाएगा। और अगर ये ऐसे हो गया 90 से ज़्यादा है 180 से कम है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है। ये सब आप पढ़े हैं, सिर्फ मोमेंटम को याद रखने के लिए यहाँ पर से। जैसे हमने लिया यहाँ समकोण, राइट एंगल, समकोण राइट एंगल किसको कहेंगे, तो यहाँ पर दिखाएं फिगर हम लोग ए ओ बी, ये रे और इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90, इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल समकोण। दूसरा देखिए यहाँ पर है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हुआ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ 90 से कम होना चाहिए, तो 90 से कम यहाँ आपको दिखा रहा है 50 डिग्री। 50 डिग्री जो है एक उदाहरण देके दिखाया हम लोग कि 50 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो 90 से कम है सबके सब कहलाएगा कौन सा एंगल, न्यून कोण। ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। अगर ये देख रहे हैं ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ ए इधर ही रहा और ओ बी ऐसे घूमते घूमते ऐसे आ गया, तो ये पूरा एंगल जो बन जाएगा, ये पूरा एंगल जो बन जाएगा वो कहलाएगा, उसमें थीटा का वैल्यू 180 आ जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग ऋजु कोण या फिर सरल रेखीय कोण। अधिक कोण किसको कहेंगे, अधिक कोण हो जाएगा कि 90 से अधिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए फिगर, ये 90 है, ये 90 है, अब इसको ऐसे बढ़ा दिए, ये 180 हो जाएगा, लेकिन 180 से कम होना चाहिए और 90 से अधिक होना चाहिए। यहाँ देखिए हम लोग थीटा का मान 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए। तो ये 90 यहाँ हुआ उससे अधिक है और ये 180 है उससे कम है। एक एग्जाम्पल हम दिए हैं 120 120 डिग्री, तो वो कहलाएगा अधिक कोण, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। दूसरा एंगल है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, डिफ्लेक्स एंगल इसको कहते हैं हम लोग। इसमें थीटा का वैल्यू 180 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। 2 समकोण से अधिक और 4 समकोण से कम, ग्रेटर देन 2 राइट एंगल एंड लेस देन 4 राइट एंगल। जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा आपको प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको हमने ऐसे दिखाया है, ये 250 एंगल है। 250 एंगल का मतलब हुआ ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये कहलाएगा हम लोग का प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, प्रतिवर्ती कोण या फिर पुनर्युक्त कोण। उसके बाद आता है जो अधिकतर क्वेश्चंस जिससे पूछा जाता है वो दोनों टर्म। अभी तक जो आप देख रहे थे वो बेसिक कंसेप्ट था, उस पर आधारित वो डिफिनीशंस वगैरह था, लेकिन उस पर आधारित जो प्रॉब्लम्स आपको पूछा जाएगा वो यहीं से आएगा। पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, इसका अंग्रेजी में कहते हैं, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये क्वेश्चंस आपको 2012 या 16 जो जेट डेट पूछा गया था, एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन था। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप देखेंगे उससे क्वेश्चन, आप मान के चलिए कि ज्योमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा आपको। तो ये पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, तीनों का मीनिंग एक ही है, अंग्रेजी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लड़के कन्फ्यूजन करते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण, दोनों में कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं। पूरक कोण हो सकता है, अनुपूरक हो सकता है, कोटि पूरक हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश देख लेंगे, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि यदि 2 कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उस दोनों को परस्पर पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहेंगे। एक दूसरे का पूरक हो सकता है, एक दूसरे का अनुपूरक हो सकता है, एक दूसरे का कोटि पूरक हो सकता है। ये आपको वहाँ पर देखना है। अगर 2 एंगल्स का योग कितना होना चाहिए, एक समकोण या फिर 90 होना चाहिए। इसे मैं फिगर में दिखाया आपको, देखिए
ये है एक एंगल AOB x है और दूसरा एंगल है COB y है। अगर इस दोनों एंगल को हम यहाँ ऐड कर देंगे, अगर ये दोनों एंगल ऐड हो जाएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 90। इसलिए यहाँ लिखे हैं एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 90। इसलिए x और y एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा, एक दूसरे का अनुपूरक कोण कहलाएगा, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाएगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एग्जाम्पल भी देखिए हमने यहाँ दिखाया है, देखिए PQR 30 डिग्री है और SQR 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा सबको 30 डिग्री, कहेगा इसका वैल्यू बताइए आपको कि ये दोनों पूरक कोण है, तो आपको x का वैल्यू है तो y का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू अगर मालूम है तो y का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस x, अगर y का वैल्यू मालूम है तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस y। समपूरक कोण किसको कहेंगे? समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए? दोनों एंगल्स का योग दो समकोण के बराबर होना चाहिए, यानी तो 180 के बराबर होना चाहिए। जिस दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो या फिर दो समकोण के बराबर हो, या फिर दो समकोण के बराबर हो, उसको हम लोग कहेंगे समपूरक कोण, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर दिखाया आपको, देखिए एक एंगल है AOB, यहाँ पर x है, दूसरा है BOCY, ये दोनों में जुट जाएगा तो ये 180 आ जाएगा, यहाँ से 180 आ जाएगा, इसलिए x प्लस वाई इज 180। तो x और y एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा। हमने एग्जाम्पल दिया, देखिए यहाँ से ये एंगल है 135 और ये है 45, दोनों को अगर जोड़ देते हैं 135 प्लस 45 तो ये 180 आ जाएगा, इसलिए ये दिया रहेगा आपको। अगर x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू निकालना है सप्लीमेंट्री में तो 180 में से माइनस करेंगे, अगर y का वैल्यू दिया हुआ है तो x निकालना है तो 180 में से इसको घटाएंगे। तो ये इससे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से। उधर का जो था वो डिफिनेशन वगैरह था, एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाइए दोस्तों के बीच। और फिर हम अब इस पर प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, ये जो अभी तक जितना पढ़ा है हम स्ट्रेट लाइन और एंगल्स, इस दोनों से रिलेटेड MCQ का क्या कितना क्वेश्चन बनता है वो हम लेकर के आपके पास आते हैं, तब फिर दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।